आर्किटेक्ट है महान भाव, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, अपने आर्किटेक्ट वर्ड की तो इज्जत रखो थोड़ा सा। प्रॉपर वेंटिलेशन तो दो कमरे का वेंटिलेशन है, तीसरा मर जाए दूसरे कमरे में जाकर के सांस लेके आए अपने कमरे में। हाँ? इस तरीके से काम कर रहे हो तुम लोग। तो हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन हमारा शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई वो लगाने का, ऑब्जेक्शन करने का, लेकिन बात ये है ना कि खून खौल जाने वाली बात काम करते हो आप लोग। ये आप प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं देते हो, हवा पानी सूर्य की तो सबकी बात छोड़ो, हवा ही नहीं जा रही है उसमें। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, एरिया मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आर्किटेक्ट का काम यही है कि वो एरिया को इतना अच्छा मैनेज करे कि हमको वास्तु के हिसाब से भी और ऐसे भी कि सनलाइट को हमको प्रॉपर हमारे घर में, हॉस्टल, हॉस्पिटल, जो भी बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल हो, प्रॉपर हवा पानी धूप पहुंचना चाहिए। इससे अगर धार्मिक हो आप तो आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट जहाँ पे है, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी शुद्धि होती रहती है, ठीक है, निगेटिविटी कम आती है वहाँ पे, ठीक है, सनलाइट पहुंचती है तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है, नहीं आती है। थोड़ा हवा पहुंचती है तो वेंटिलेशन प्रॉपर। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग डिजाइन कर रहे हैं कि उसमें टॉयलेट का ओटीएस नहीं, सुविधाओं के अनुसार बनाया गया हो, आपकी इच्छा के अनुसार बनाया गया हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, और उसका एलिवेशन आर्किटेक्चरल फिजिक्स पे डिपेंड हो, थोड़ा उसमें विज्ञान लगा हो, और वो 10 लाख में ही बन रहा हो, जो कि 10 लाख रुपए में आप डिब्बा बनाने वाले थे। और अगर आपका ऐसा बन जाता है, यूनिक बन जाता है, पूरा प्रॉपर वास्तु पे बन जाता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर पे बनता है, जो कि आपके कॉस्ट को कम कर रहा है, हर तरह से आपकी सुविधा के लिए बन रहा है, चाहे आर्थिक रूप से आपको उसमें मदद मिल रही हो, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट्स सारी फुलफिल हो रही हो, इन हर तरीके से आपको लाभ मिलना चाहिए। आप अपना काम को करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आदमी एक अच्छा ढूंढना पड़ेगा जो आपके काम को कर सकता है, उस लायक हो। कि 10 दीवारें बनाने से अच्छा है 4 दीवारें बनी हो जो काम की हो। सही बात। तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा, मोटार कम लगेगा, मसाला कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, लेबर कॉस्ट कम होगी। एलिवेशन की बात कर लो, हर दूसरा मकान डिब्बे जैसा, तुम नया क्या बना रहे हो? वो नया बनाया हो, बनाओ तिकोना, बनाओ दो कोण पे बनाओ उसको, 68 डिग्री पे डाउन करके बनाओ, कभी देखें? नहीं बना पाओगे। गार्डन को आधा नीचे लैंड एरिया में रखो, जी पे रखो, आधा रखो फर्स्ट फ्लोर पे, बना पाओगे? नहीं बना रहे हो। कस्टमर मूर्ख है, अगर 10 लाख खर्च करना है तो 10 लाख में ही ऐसा बनाओ ना। क्या शिवम, आज बताओ क्या तुम क्वेश्चन लेके आए हो? आज मेरे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो छोटा लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जब हम लोग आते हैं तो जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि कॉस्ट को कैसे मैनेज करें। तो यही क्वेश्चन है कि अगर कोई कस्टमर है उसको अपने कॉस्ट को मैनेज करना है तो किस तरीके से अपने कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं? कॉस्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका डिजाइन बना हो, और उस डिजाइन के अकॉर्डिंग एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया हो। अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर एक जादू की तरह है, अगर ये सही से नहीं बना है या उस पर हमने सही ध्यान नहीं दिया है स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर में आती क्या क्या चीजें हैं, हमारा कॉलम, बीम, ये स्लैब, फाउंडेशन, ये सारी चीजें आती हैं। और अगर इन चीजों पे हमने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, अगर ये सही डिजाइन नहीं है तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है, और थोड़ी सी गलती पे ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है, ज्यादा बढ़ जाती है, और ये चीज दिखाई देती नहीं है, इसलिए दिक्कत करती है। कॉलम बांधते हैं फ्लोर एरिया की वजह से, तो अगर हम कॉमन एग्जांपल लेकिन 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है, ठीक है सर, तो G+1 हम बना रहे हैं, तो उसमें कितने मतलब कॉलम बनने चाहिए? अगर हम G+1 बना रहे हैं, ठीक है, यानी 2 स्टोरी हो गया हमारा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट
फर्स्ट फ्लोर। जी जी। अब 2000 स्क्वायर फीट एरिया है जिसमें हम कुछ भी अगर एरिया ना छोड़ें, बिल्कुल भी एरिया नहीं छोड़ते हैं, एकदम पैक करके बना देते हैं, तो उसमें हमारे लगभग 25 कॉलम्स आएंगे। एक और कॉलम बढ़ सकता है, वो इसलिए बढ़ सकता है, हो सकता है आपको गेट के पास में एक कॉलम एक्स्ट्रा देना पड़ जाए गेट को रोकने के लिए, वरना उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये 25 कॉलम हमारा 2000 स्क्वायर फीट में आता है। तुमने बहुत सारी डिजाइन बनाई होंगी, लेकिन इस बार उन्हीं डिजाइन को उठा करके देखना, तो उसमें 25 होगा, 24 होगा, 23 होगा, इसी तरीके से 25 से ऊपर कॉलम नहीं निकल रहे होंगे। नहीं निकल। और अगर हम उसमें गार्डन एरिया, पार्किंग एरिया और थोड़ा सा ओटीएस, ये सारी चीजें जब हम उसमें जोड़ते हैं और उन चीजों को माइनस कर देते हैं उस एरिया को, तो हमारा 19 से 23 कॉलम के बीच में आ जाता है। मतलब अप्रॉक्स ये कह सकते हैं 19 से 25 वाली करता है। हाँ, आप यूजेबल बता। हाँ, 19 से 25, 19 से 23, 23, 24 ऐसे चला जाएगा। अगर उसमें हम गार्डन एरिया अच्छा सा निकाल लेते हैं, साइड में हम प्रॉपर वेट और प्रॉपर सनलाइट के लिए अगर देते हैं, तो इनसे हम कॉस्ट हमारा इसमें कम हो जाता है। स्ट्रक्चर उसी हिसाब से डिजाइन। हाँ, ये जो आर्किटेक्चर जो ये बेंडिंग होती है वॉल की, वहाँ पर कॉलम देते हैं। कॉलम की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे कॉलम देना चाहिए, कितनी सरिया पड़नी चाहिए, कैसे? पहली बात, जैसा कि पहले वीडियो में इससे पहले तुमने बनाया था, उसकी बात थी कि हमें क्लाइंट को ये समझाना चाहिए कि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर में क्या डिफरेंस है। जी बिल्कुल। आर्किटेक्ट क्या करता है कि वो हमारे एरिया को मैनेज करता है, यानी एकदम बेसिक वर्क जो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्किटेक्ट की, वो है एरिया मैनेजमेंट। यानी एरिया को इतनी सटीकता के साथ और अच्छी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, बेडरूम, लेट बाथ, ओटीएस, स्टोर रूम, डाइनिंग एरिया, गेस्ट एरिया, और उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर हो। हाँ, लेकिन बात की ये चीज ध्यान देने वाली है, आर्किटेक्ट ये इनका सब्जेक्ट ही नहीं है, स्ट्रक्चर इनका सब्जेक्ट ही नहीं है। क्लाइंट क्या करता है कि हमको बस आर्किटेक्ट के पास गए, उससे बोला कि हमको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK ये हमारा एरिया है और इस हिसाब से हमको बनाना है। आर्किटेक्ट क्या कहते हैं, ठीक है हम बना के दे देंगे, और वो बना के दे देता है। तो हमें ये चीज कम से कम क्लाइंट से ये पूछ लेना चाहिए, वो हमको आर्किटेक्ट से ये पूछना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपका तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। जब उनका ये सब्जेक्ट नहीं है तो वो कैसे ये कर रहे हैं आप उनका। इसीलिए उनके दिमाग में क्या बसा हुआ है, जहाँ पे मोड़ है, पॉइंट है, एल पॉइंट है, वहां पे वो एक कॉलम दे देते हैं। जहां ऐसी सिचुएशन आती है ये कॉर्नर वाली, वहां पे उनका एक नियम है कि वहां पे कॉलम बिठा देना है, टी पॉइंट है वहां पे एक कॉलम बिठा देना है। तो और वो बीम दौड़ाते हैं, बीम पूरा जितनी दीवार है सब पे बीम, जहां से कॉलम जा रहे हैं सब जगह बीम दे दो, सारे बीम बांध देते हैं। बिल्कुल, कस्टमर को एकदम बर्बाद कर देते हैं वो, जिसकी जरूरत ही नहीं है। 1 किलो खाना खाता है, उसको 10 किलो दे कहते खरीद के लाओ। ये चीज है ना, ये कस्टमर को कॉस्ट बढ़ाती है। ये यहीं पे कस्टमर मूर्खता तरीके से फंस जाता है। आर्किटेक्ट से ये नहीं जानता, वो कस्टमर भी क्या जाने, कस्टमर एक घर बना रहा होगा, 2 घर बनाया होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना बनाया होगा। तो वो जो आर्किटेक्ट कहेगा वही मान लेते हैं। लेकिन हम उनको ये बता रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर दोनों अलग अलग होते हैं। आपका आर्किटेक्ट सिर्फ दीवारें घुमा करके डिजाइन बनाता है, एरिया मैनेजमेंट करता है, और स्ट्रक्चर डिजाइन जो आपके कॉलम, बीम, फाउंडेशन, स्लैब है, ये सिविल इंजीनियर का काम रहता है, क्योंकि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करना, लोड बेयरिंग देना, स्ट्रेंथ कौन सी चीज कहाँ पे देना, और कहाँ पे आपको कितनी ताकत की जरूरत है, यानी कितनी मात्रा के, कितनी नाप के कॉलम की जरूरत है। हम जैसे मान लेते हैं आर्किटेक्ट क्या करते हैं, 30 फीट की वॉल है तो 15 फीट की डिस्टेंस पे चलो हम 9 बाई 9 का कॉलम दे सकते हैं, लेकिन 9 बाई 14 का 15 फीट की डिस्टेंस पे कॉलम दे देना सरासर मूर्खता है। आर्किटेक्ट्स को ये नहीं पता है, उनका ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो टांग अड़ाते हैं स्ट्रक्चर में, आपको मूर्ख बनाते हैं, आप मूर्ख बन जाते हैं। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? जब 30 फीट की वॉल है, 25 फीट की वॉल है या 35 फीट की वॉल है, अगर 18 फीट तक आपका डिस्टेंस है, आप 9 बाई 9 के कॉलम दे सकते हैं 18 फीट तक।
आपका अगर 10 फीट है तो आपको कॉलम देने की जरूरत ही नहीं है, 2 कॉलम क्यों दे रहे हैं आप? 10 फीट की डिस्टेंस पे कॉलम देना चाह रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? अगर रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि वहां देना जरूरी है, कंपलसरी है, तब तो आप दीजिए वहां पे। वो भी 9x14 की देने की जरूरत नहीं है। स्टील मैनेजमेंट उसमें कॉलम में, कॉलम चलो दे रहे हो ठीक है, अब 9x14 का दे रहे हो। स्टील का मैनेजमेंट 16 mm दे रहे हो, 16 mm की देने की क्या जरूरत है? अगर वहां पे अगर 2 मंजिल का बन रहा है 16 mm की क्या जरूरत है? 12 mm में काम हो जाएगा। और हम कह रहे हैं 16 mm की स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो आप उनको ये आइडिया दो कि 16 mm की स्ट्रेंथ आप 12 और 16 मिक्स करके पा सकते हो, 12 और 14 मिक्स करके पा सकते हो। 14 का रेयर केस में नहीं मिलता है, लेकिन मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है। टाटा का शायद अब 14 आने लगा है, तो 14 और 12 को मिक्स करके आप 16 की स्ट्रेंथ ले सकते हो। आप 10 और 12 को मिक्स करके 14 की स्ट्रेंथ ले सकते हो। तो आप 16 mm क्यों डाल रहे हो? आपका कॉस्ट बचेगा, है ना? लेकिन ये चीज आर्किटेक्ट नहीं बताता है, क्यों? क्योंकि उसका ये सब्जेक्ट ही नहीं है। और जब उसका सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्यों बताएगा आपको? खुद नहीं पता है ये। और ये कस्टमर ये उनके बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं, हाँ आर्किटेक्ट हमारा जो कह रहा है वही सही है, वही सर्वे सर्वा है, वही घर बनाएगा पूरा। आप ये कस्टमर के मूर्खता करते हैं, आर्किटेक्ट का विजिट बुक करते हैं। उसका क्या लेना देना? उसको स्ट्रक्चर की जानकारी है नहीं है, वो अनपढ़ है इस मामले में। क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ही नहीं उसका है। चलिए इसी बात पे फिर एक नया क्वेश्चन आता है दिमाग में कि आखिर आर्किटेक्ट का फील्ड क्या है, किस डिजाइन में, मतलब किस फील्ड में वो काम कर सकता है? आर्किटेक्ट का सबसे मुख्य काम है उसका एरिया मैनेजमेंट करना, ठीक, वो लेआउट करना, ठीक है, फ्लैट बाथ, मास्टर बेडरूम, स्टडी रूम, गेस्ट रूम, इन चीजों को सही तरीके से सही जगह पे रखना, सेट करना, ये काम उनका है। और सिंसियरली इलेक्ट्रिकल डिजाइन करना, सिंसियरली प्लम्बिंग डिजाइन करना, सिंसियरली एलिवेशन को डिजाइन करना। अब मैं देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा, इलेक्ट्रिकल की डिजाइन करते हैं जब कोई सेंस नहीं है, अगर नॉन सेंस टाइप का डिजाइन है तो क्या मतलब बनता है? अब एक घर हमने देखा, उसमें सेंटर में पॉइंट्स दिए हुए हैं, एलईडी पैनल दिया हुआ है, लेकिन उसमें एलईडी लगाने के लिए उस वॉल पे जगह ही नहीं बच रही। उसने ऐसी जगह पे पॉइंट दे दिया है कि पूरी वॉल खराब हो जा रही। प्लम्बिंग का अगर उसमें डिजाइन में सेंस नहीं है तो आपका क्या मतलब है डिजाइन करने का? आप उस डिजाइन को सेंस के साथ बनाइए ना, उसमें कुछ अर्थ हो, कुछ मीनिंग हो उस डिजाइन का कि हाँ भाई हमने यहाँ पे चेंबर दे रखा है, तो अगर इन फ्यूचर कुछ भी अगर चेंज करना हो तो सिर्फ एक टाइल निकाला जाए या उतना मार्बल का टुकड़ा उठा लिया जाए, ठीक है। अब वो ऐसा बीच से पाइपलाइन दो बीच से ऐसे ले जाते, क्रॉस ले जाते। अगर ऐसे ये प्लॉट है तो वो पूरा ऐसे करके ये पाइप निकाल लेते। जी बिल्कुल देखा मैंने। तो इसमें क्या होता है, ये 5 रुपए का पाइप तो बच गया यहाँ से ऐसे घुमाने में, लेकिन ये पूरी दीवार जब ये वॉल जब वो पूरे फ्लोर जब तोड़ी जाएगी तो ये लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा। लेकिन कस्टमर वो भी, क्योंकि वो आर्किटेक्ट के पास गया है ना, उसको तो नॉलेज नहीं है, सेंस ही नहीं है आर्किटेक्ट लोगों को कि ये कैसे क्या कर रहे हैं। बहुत 90% लोगों की बात करो, 10% आर्किटेक्ट ठीक हैं, लेकिन ज्यादातर आर्किटेक्ट ये सिर्फ पैसा बना रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं कस्टमरों को, और कुछ भी नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। आप आ जाओ, मैं एलिवेशन की बात करूं, बिल्डर्स बनाते हैं रो हाउसेस, डब्बे जैसे ये चौकोर घर बन रहे हैं, ठीक है। अब यही आर्किटेक्ट के पास कोई इंडिविजुअल क्लाइंट जाता है, उसको भी वही डब्बे जैसे चौकोर घर बना के देते रहे, वो ऐसे चौकोर डिजाइन बना के उसी में पैनल लगा आप देंगे। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट रिड्यूसिंग की तुम बात कर रहे हो, जितना घटिया एलिवेशन डब्बे जैसा उतने ज्यादा कॉस्ट, ठीक है। आर्किटेक्ट की पूरी एजुकेशन 5 साल की सिर्फ आर्किटेक्चरल फिजिक्स पढ़ने में जाती है, और वो कोई आर्किटेक्ट नहीं यूज कर रहा है, कोई भी नहीं यूज कर रहा है। आर्किटेक्चरल फिजिक्स क्यों नहीं लगा रहे? 3 कॉलम पे 9 फीट का स्लैब टिका के दिखाओ मुझे, फिजिक्स क्यों नहीं लगा रहे हो? आर्किटेक्चरल फिजिक्स क्यों नहीं लगा रहे हो? आर्क में स्लैब डाल के दिखाओ, ठीक है, सिर्फ 2 कॉलम पे 12 फीट का स्लैब निकाल के दिखाओ,
आर्किटेक्चर और फिजिक्स क्यों नहीं लगा रहे हो? कॉस्टिंग बचेगी कस्टमर की, और कस्टमर क्यों नहीं पूछ रहा? कस्टमर खुद मूर्ख है यार। पता नहीं है ना सर। तुमको अब ये तो पता है कि हमारा घर दिखने में कैसा हो, कम से कम अच्छा हो। पैसा लगा रहे हो 10 रुपए में, अगर तुमको बढ़िया चीज मिल रही है, अच्छा यूनिक एलिवेशन मिल रहा है, तो तुम हर तीसरे मकान के जैसे डब्बा जैसा क्यों बना रहे हो? वो पता नहीं आजकल देखो में ट्रेंड चला हुआ और अच्छा बना के तो वो कहते नहीं नहीं हमको ऐसे चौकोर वाला करो। देखा मैंने, क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है कि पढ़ाई नाम की भी कुछ चीज है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स नाम की भी कुछ चीज है कि हाँ वो चीजें रोक सकती है। उनको तो बस जादू दिखता है कि ये अगर वो डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, भले ही वो सेम कॉस्ट में है, तो वो ये आंक लेते हैं कि नहीं ये सुंदर है, इसका मतलब ये करोड़ों में है। तो ये भ्रम को दूर करना पड़ेगा। अच्छी चीज कोई जरूरी नहीं है कि वो करोड़ों में हो। और क्या, 1 करोड़ का बंगलो अगर वो 30 लाख में बन रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि वो खराब होगा या उसकी क्वालिटी खराब होगी। कुछ साइंस नाम की चीज होती है, कुछ नए हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, कुछ अच्छा मिल जाए कम पैसे में। पुराना जो तुम भेड़ चाल पे चलते आ रहे हो उससे अच्छी मजबूत चीजें मिल जाएं। अब यहीं पे ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक में ले लो, 5, 6, 7, 8 गुना, किसी चीज में 5 गुना, किसी चीज में 6, 7, 8 ऐसे करके वो वाटर एब्जॉर्प्शन में सबसे अच्छा है। 5, 7 गुना लाल वाली ईंटे से अच्छा होता है रेड ब्रिक से। ठीक है, अगर आप कॉलम पे बना रहे हैं तो स्ट्रेंथ सेम मान लो उसकी, रेड ब्रिक के बराबर सिमिलर स्ट्रेंथ हो जाएगी उसकी, और बहुत ज्यादा हो जाए कुछ, क्योंकि आप कॉलम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो अगर फाउंडेशन पे सिर्फ बेसिक फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, जो कॉलम बीम नहीं दे रहे हैं, वो रेड ब्रिक यूज करें। जो कॉलम बीम दे रहे हैं वो डबल एसी ब्लॉक यूज करें। आपको आधे से आधी कॉस्ट पड़ेगी जाके ब्रिक के, हाफ हो जाती है। 1 क्यूबिक मीटर में कितना 6 शायद एसी डबल एसी ब्लॉक आता है, और वो 8 गुना कम एरिया कवर करता है लाल वाले ईंटे से। और लेबर कॉस्ट टाइमिंग बच जाती है, लेबर कॉस्ट बचेगा, आपका प्लास्टर कॉस्ट बचेगा, ये सारी चीजें बच जाएंगी। लेकिन हाँ, और ये सारी चीजें बचाने के लिए आपको पहले अच्छे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। आर्किटेक्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप आर्किटेक्ट के पास जाइए, सिर्फ अपना नक्शा बनवाइए और स्ट्रक्चर उससे पूछिए। आपको बनता है, आपका राइट है, आपको ये पूछना चाहिए कि हाँ हमारा स्ट्रक्चर आप क्यों डिजाइन कर रहे हैं, और अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आप किससे डिजाइन करवा रहे हैं, आपके पास कोई अथॉराइज्ड सिविल इंजीनियर है कि नहीं है। और जो भी सिविल इंजीनियर है एक बार आप उससे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, ताकि वो आपको आइडियाज दे सके कि आप 12 mm यूज करें कि आप 16 mm यूज करें। यहाँ पे 16 यूज होनी चाहिए, लेकिन अगर आप 12 और 14 मिक्स कर देंगे तो 16 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा, अपने आइडिया को बताना पड़ेगा, उनसे ये कहना पड़ेगा कि इसमें ये 20 कॉलम आ रहे हैं, क्या हमारा 1500 स्क्वायर फीट है तो कुछ कॉलम कम नहीं हो सकते हैं? अब 10 फीट 7 फीट पे लोग कॉलम डाल दे रहे हैं, बताओ। ये आर्किटेक्ट बर्बाद कर देगा आप लोगों को। इनका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ अपना विजिट बुक करते हैं। ठीक है, अब आर्किटेक्ट का विजिट बुक करने का आपका कोई मतलब नहीं। आर्किटेक्ट का विजिट आप बुक कर रहे हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि आर्किटेक्ट क्या करेगा वहां पे, अगर कोई भी फॉल्ट होता है, पहले भी मैंने कहा है, कोई भी फॉल्ट होता है, अगर ऑन साइट पे आर्किटेक्ट के हाथ में नहीं है कि उसको वो हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। सिविल इंजीनियर कर सकता है, आर्किटेक्ट कभी नहीं कर सकता। नया फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियर हो, वो भी आपका वो चीज मैनेज कर लेगा, आर्किटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वो सब्जेक्ट ही नहीं। कोई भी फॉल्ट होगा ऑन साइट पे वो स्ट्रक्चर की वजह से होगा, और स्ट्रक्चर जब फेल होता है तो वहां पे सिविल इंजीनियर का काम होता है, ना कि आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट क्या करेगा, जाएगा कि हाँ ये थोड़ा, उसको तो जानना है, कुछ बताना है कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये बना लो, सही कर लो, ऐसे कर लो, दीवारों में थोड़ा ये हो रहा है, इसको ऐसे कर लो। अभी उसको ये बताया जो कुछ नहीं समझ में आएगा, कहेगा ये गलत बन रहा है, इसको तोड़ के फिर बना लो। नहीं, सबसे बढ़िया आंसर ये होता है इनका कि ये तो खराब हो चुका है, इसको तोड़ दीजिए। हाँ, इसको तोड़ के नया बनवाइए। ये सीधा आंसर होता है। ये केवल आपको लूटते हैं, चोरी चमारी आ गई है इनमें, ये अब ईमानदार व्यक्ति नहीं रहे। आप इन चीजों का ध्यान रखिए। और जो अगर आप हिंदू हैं तो आप वास्तु शास्त्र का ध्यान रखें, वास्तु से जरूर कहीं अप्लाई करिए। और अगर वो कहे कि वास्तु का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप तुरंत वहां से हाथ खड़े करके निकल लीजिए।
क्योंकि वास्तु भी आपको कुछ हद तक 1 से 2% आपको कॉस्ट में कमी दिलाता है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से कुछ चीजों का स्तर ऊपर होना चाहिए, लेवल ऊपर होना चाहिए, कुछ चीजों का लेवल नीचे होना चाहिए। जिस हिसाब से अगर ऊपर है तो आपके वॉल ब्रिक में कुछ कॉस्ट कम होगी, अगर नीचे है तो आपका डीपीसी में कुछ कॉस्ट कम होगा, मिट्टी में जो लैंड का पटाव होता है करवाई जाती है उसमें कॉस्टिंग कम हो जाएगी वास्तु के हिसाब से अगर आप चलेंगे। इफेक्ट उसका भी आता है कॉस्ट पे वास्तु से। इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कस्टमर को अपने प्रोजेक्ट को अगर प्रोजेक्ट समझ के काम कराते हैं तो अगर चीजों को जो प्रोजेक्ट को देखिए, अगर आप वास्तु नहीं भी मानते आप प्रोजेक्ट मानिए, प्रोजेक्ट को सही तरीके से चलिए। कॉस्ट अगर आपको कम करनी है आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। अब देखा होगा कॉलम 9 बाई 9 का कॉलम 15 फीट की अगर डिस्टेंस पे है उसमें 12 mm का 4 बार लगता है। बार का मतलब एक छड़, एक सरिया, तो 12 mm के 4 लगते हैं। कुछ आर्किटेक्ट उसमें देख रहे हैं 6 दे रहे हैं, बेवजह का कॉस्ट बढ़ा रहे हो, कस्टमर बर्बाद हो जाएगा। इतना कॉस्ट कम से कम 12 से 13% या 12 से 14% का कॉस्ट आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। और आपको दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो लग रहा है हम सही काम कर रहे हैं। मैंने तो 8 वाले भी देखे। 8 वाले भी देखे। जी मैंने बीम अगर बीम की चौड़ाई अगर मान लीजिए 6 बाई 9 का बीम है तो 6 बाई 9 के बीम में आप 6 बार क्यों दे रहे हैं, 6 सरिया क्यों लगा रहे हैं? आप 4 लगाइए, उसमें 6 लगाया हुआ है। आर्किटेक्ट ने दिया है कि हर दीवार के नीचे हर दीवार के ऊपर बीम दौड़ाना है, इतने बाई इतने का बीम 8 लगा दो। देखा कि थोड़ा सा लंबा 15-16 फीट वगैरह हो गया डिस्टेंस, उसमें 8 बार लगा दिए हैं, 8 सरिया। ये जब स्ट्रक्चर का काम तुम लोगों का नहीं है आर्किटेक्टों का, तो फिर ये क्यों उसमें हस्तक्षेप करते हो? जब स्ट्रक्चर तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारा, आता तुमको एबीसीडी भी नहीं है, तुमने सिर्फ नियम बना रखा है कि जहाँ पे एल बन रहा है वहां पे कॉलम लगा देना है, जहाँ टी बन रहा है वहां कॉलम डाल देना है। और ये तक तुमको पता नहीं है कि 9 बाई 14 का डाल लो कि 9 बाई 9 का डालना है। तुम किसे अपने मन से बस जो अच्छा लग रहा है वहां पे, जो दीवार में छुप जा रहा है वो डाल दो वहां पे। अगर हॉल किसी ने छोड़ा है तो 9 बाई 14 का डाल दो। आईएस कोड के अकॉर्डिंग चल रहा है। आईएस कोड पढ़े हो तब ना चलेंगे। आईएस कोड तुमको पता है क्या होता है? कुछ नहीं। ये आधे से ज्यादा तो बिना नॉलेज के काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का जब सब्जेक्ट ही नहीं इनका तो इनको कहां से नॉलेज होगा? जब पढ़ाया नहीं जाता, इनकी गलती थोड़ी ना है, गलती है कस्टमर की कि वो आंख बंद करके पूरा विश्वास कर लेता है। आप आर्किटेक्ट के पास जाने से पहले सिर्फ एक चीज याद रखिए कि आर्किटेक्ट आपका एरिया मैनेजमेंट करने के हिसाब से डिजाइन करता है, यानी कि 2 BHK कैसे निकालना है, 3 BHK कैसे निकालना है, वो चीज। और वास्तु भी उसी का सब्जेक्ट है। वास्तु शास्त्र का इंग्लिश में ही उसका मीनिंग है आर्किटेक्चरल, उसी को वास्तु कहते हैं। ठीक है, वास्तु कला, वास्तु शास्त्र, ठीक है, आर्किटेक्चरल ही इसका इंग्लिश मीनिंग है। लेकिन वास्तु का नाम ले दो तो उनको कुछ नहीं आता है वो आर्किटेक्ट 6 नियम से ज्यादा कोई अप्लाई नहीं कर पा रहा है। 4 कोण उनको पता है और दो पता है उनको कि स्टोरेज और उसका बेडरूम का, ठीक है, वो भी 2 ही पता सर। एक तो वो पूजा रूप जानते हैं, एक वही मैं बोला, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय और ये ईशान, ये 4 कोण वो जानते हैं। और 5वां जानते हैं कि ब्रह्म स्थान बीच का, और एक वो स्टोरेज का जानते हैं, 6ठा। इसके अलावा वो जानते नहीं। यहाँ पे हम लोग 16-18 नियम फॉलो करते हैं। 27 पे जाकर के पूरे 27,000 नियम लगेंगे, 28,000। उनसे पूछो, उनको पता नहीं हुआ। वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर, इसका मीनिंग तो अलग अलग पता नहीं है वो लोगों को, कस्टमर को नहीं पता है। आर्किटेक्ट की तो बात छोड़ दो, आर्किटेक्ट जब कस्टमर पूछता ही नहीं उनसे तो वो बताएगी, जानने की कोशिश भी नहीं करते ना। अब इलेक्ट्रिकल डिजाइन बनाना, प्लम्बिंग डिजाइन बनाना, एलिवेशन बनाना, वॉल डिजाइनिंग करना, ये सारा काम आर्किटेक्ट का होता है, ना कि स्ट्रक्चर डिजाइन करना। स्ट्रक्चर क्यों डिजाइन करते हो तुम? सिविल इंजीनियर के पास सीधे जाना कस्टमर, सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट को हायर करके काम करा ज्यादा बेस्ट। तो यार सिविल इंजीनियर ही पहले क्या होता था कि सिविल इंजीनियरिंग एक थी, ठीक है, उसी से सिविल इंजीनियर के पास इतने सारे काम आ गए तो उसमें से पार्टीशन कर दिया गया, मतलब ओवरबर्डन की वजह से। हाँ, ओवरबर्डन की वजह से पार्टीशन कर दिया गया कि भाई आर्किटेक्ट अलग कर दो, इंटीरियर एक्सटीरियर अलग कर दो,
ड्राफ्टमैन अलग कर दो, ये सारे काम अलग कर दो, ठीक है। उसके बावजूद भी सिविल इंजीनियर के पास एनालिसिस, बीबीएस रिपोर्ट और ये सारी चीजें करने का काम रहता है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का, ठीक है। अब तुम अपना काम भी नहीं कर पा रहे हो और हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहे हो। तुमको रेंज निकालना आता नहीं है, डिजाइन तुमने दिखाया था उसमें बताओ रेंज तक उसने सही नहीं निकाली, प्लॉट टेढ़ा है तो टेढ़े में ही बना दे रहा है। तो ये चीजें, ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी कर दे रहे हो ना, तुम एरिया मैनेज कर रहे हो, आगे 10 बाई 10 का बना रहे हो, पीछे 2 फीट जगह छूट रही है, तो तुमको खुद नहीं पता है कि वो 2 फीट का क्या करें हम। ना उसमें वाशबेसिन दे सकते हो, ना ओटीएस दे सकते हो, ना स्टोर बना सकते हो, ना टॉयलेट बना सकते हो, वेस्टेज ऑफ एरिया। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हो? तुमको डिजाइन करना है, डिजाइन करो, अच्छे से अच्छा डिजाइन करो। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है, आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। उनको अपना काम ईमानदारी से बहुत अच्छे से करना चाहिए, अपना प्रोजेक्ट समझ के कि ये हर मकान, हर प्रोजेक्ट चाहे रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, होटल बनाओ, हॉस्टल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपना समझ के बनाओ कि आप अपने लिए बना रहे हैं। कुछ बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करो और स्ट्रक्चर पे हाथ लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं है। स्ट्रक्चर का काम हम लोगों का है। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे ठेला नहीं लगाएंगे, स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर डिजाइन करने का काम हमारा है, हमको करने दो। ये सर जो मैंने लास्ट वाला जो आपको नक्शा दिखाया था किसी अदर ने डिजाइन किया, दिल्ली वाला सर, जी बिल्कुल रैच एरिया था, रैच बिल्कुल सब कुछ निकाल दिया था। उसमें मैंने देखा कि कई जगह ये लाइट और ये वेंटिलेशन का और ये वाटर का ये सब तो कुछ मतलब प्रॉपर ये लोग नहीं करते। हाँ, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि आर्किटेक्ट का काम यही है कि वो एरिया को इतना अच्छा मैनेज करे कि हमको वास्तु के हिसाब से भी और ऐसे भी कि सनलाइट को हमको प्रॉपर हमारे घर में, हॉस्टल, हॉस्पिटल, जो भी बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल हो, प्रॉपर हवा, पानी, धूप पहुंचना चाहिए। इससे अगर धार्मिक हो आप तो आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट जहाँ पे है, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी शुद्धि होती रहती है, ठीक है, निगेटिविटी कम आती है वहाँ पे, ठीक है। सनलाइट पहुँचती है तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है, नहीं आती है। थोड़ा हवा पहुँचती है तो वेंटिलेशन प्रॉपर। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग डिजाइन कर रहे हैं कि उसमें टॉयलेट का ओटीएस नहीं है, और अगर है भी तो वो कहाँ, बालकनी, वो उधर आ रहा है, अपना लॉबी में आ रहा है, लॉबी में। तो ऐसे होते हुए जाओ, डाइनिंग से होते, किचन से होते तब लॉबी में जा रहा है, घर बंद कर देगा। तो इस तरीके के आर्किटेक्ट हैं महान भाव। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, अपने आर्किटेक्ट वर्ड की तो इज्जत रखो थोड़ा सा। प्रॉपर वेंटिलेशन तो दो, 2 कमरे का वेंटिलेशन है, तीसरा मर जाए, दूसरे कमरे में जाकर के सांस लेके आए अपने कमरे में। इस तरीके से काम कर रहे हो तुम लोग। तो हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन, हमारा शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई वो लगाने का, ऑब्जेक्शन करने का, लेकिन बात ये है ना कि खून खौल जाने वाली बात काम करते हो आप लोग। ये आप प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं देते हो, हवा, पानी, सूर्य की तो सबकी बात छोड़ो, हवा ही नहीं जा रही है उसमें। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, एरिया मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इनसे कॉस्ट भी कम होती है। मुझे कि 10 दीवारें बनाने से अच्छा है 4 दीवारें बनी हो जो काम की हो। सही बात। तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा, मोटार कम लगेगा, मसाला कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, लेबर कॉस्ट कम होगी। एलिवेशन की बात कर लो, हर दूसरा मकान डिब्बे जैसा। तुम नया क्या बना रहे हो? वो नया बनाए हो, बनाओ तिकोना, बनाओ दो कोण पे बनाओ उसको, 68 डिग्री पे डाउन करके बनाओ। कभी देखे? नहीं बना पाओगे। गार्डन को आधा नीचे लैंड एरिया में रखो, जी पे रखो, आधा रखो फर्स्ट फ्लोर पे, बना पाओगे? नहीं बना रहे हो। कस्टमर मूर्ख है। अगर 10 लाख खर्च करना है तो 10 लाख में ही ऐसा बनाओ ना। अगर आप 10 लाख रुपए में ही एक डिब्बा बन सकता है, जो कि ये भेड़ चाल वाला परंपरागत हो गया है, हर मकान में घुसो एक जैसा नक्शा, और 10 लाख रुपए में थोड़ा सा यूनिक बन सकता है, जिसके जो डिजाइन आपकी सुविधाओं के अनुसार बनाया गया हो, आपकी इच्छा के अनुसार बनाया गया हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, और उसका एलिवेशन आर्किटेक्चरल फिजिक्स पे डिपेंड हो, थोड़ा उसमें विज्ञान लगा हो, और वो 10 लाख में ही बन रहा हो, जो कि 10 लाख रुपए में आप डिब्बा बनाने वाले थे। और अगर आपका ऐसा बन जाता है, यूनिक बन जाता है, पूरा प्रॉपर वास्तु पे बन जाता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर पे बनता है, जो कि आपके कॉस्ट को कम कर रहा है, हर तरह से आपकी सुविधा के लिए बन रहा है, चाहे आर्थिक रूप से आपको
उसमें मदद मिल रही हो, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट्स सारी फुलफिल हो रही हो, इन हर तरीके से आपको लाभ मिलना चाहिए। आप अपना काम को करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आदमी एक अच्छा ढूंढना पड़ेगा जो आपके काम को कर सकता है, उस लायक हो, ना कि आंख बंद करके अंधभक्तों की तरह आर्किटेक्ट के पांव में गिर जाओ जाके। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हम अपने आर्किटेक्ट को निराश नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। अरे तुमको खत्म कर देगा तुम्हारा आर्किटेक्ट जब उसको कुछ नहीं आता होगा, व्यवहार क्या करोगे? मिडिल क्लास की देखो, मिडिल क्लास का एक ड्रीम होता है, बहुत बड़ा ये उसका काम होता है कि अपने घर को बना पाए, सेविंग होती है, पूरा वो उसमें लगा देता है। तो कम से कम आर्किटेक्ट का ये काम है कि उनको बेवजह का लूटे ना, चोरी चमारी ना करें। और तुमको चोरी चमारी करनी करो, कम से कम सच बात तो क्लाइंट को बता दो कि तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है स्ट्रक्चर, कॉलम बीम किसी और से बना लो, हम नहीं बना पाएंगे, या भी बना रहे हो तो किसी ढंग के सिविल इंजीनियर से बना लो, ताकि ये 14x9 का कॉलम हॉल के बीचों बीच में तो ना हो। जो है तो मूर्खता है ना। आर्किटेक्ट का विजिट बुक करके क्या कर लोगे तुम? वो यही कहेगा कि ये खराब हो रहा है, इसको तोड़ के फिर से बना लो। पुरानी वाली बात तोड़ो बनाओ नया। बस जब उसको स्ट्रक्चर का एबीसीडी नहीं पता तो वो कैसे बता पाएगा कि ये कॉलम ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस कॉलम की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। जब वो इन सारी चीजों को बता ही नहीं सकता है तो आर्किटेक्ट का विजिट बुक करके आप क्या करें? सिर्फ उसको 2500 रुपए दिन के दे दो पर विजिट। लॉस है, मनी लॉस है। और ठेकेदार वो जहाँ आपका काम कर रहा होता है उससे सेटिंग हो जाती है, ये ऐसा है भैया, अगली बार फिर तुम 5 दिन बाद बोलना मालिक से कि ऐसा है, वो आर्किटेक्ट साहब को बुला लो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। 500 तुम्हारा, 2000 हमारा। तो ये सेटिंग हो जाती है। तो इन चीजों से कस्टमर को बचना चाहिए। अगर आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप स्ट्रक्चर डिजाइन आपका कॉस्ट कम करेगा, और स्ट्रक्चर डिजाइन सिविल इंजीनियर का काम है, ना कि आर्किटेक्ट का। और अगर आपको कोई ऐसा सिविल इंजीनियर मिल जा रहा है जो आर्किटेक्चर डिजाइन भी बना सकता है तो वो आपके लिए समझ लो सबसे बड़ा वरदान होगा। आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और हाँ, तो अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो अच्छी बात है ना। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग ठेकेदारों से काम कराते हैं। आजकल सिविल इंजीनियर्स का तादाद बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा भी सिविल इंजीनियर होगा ना, अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन का काम दे दो तो वो किसी भी ठेकेदार, एक बेस्ट ठेकेदार से अच्छा काम करके आपको देगा, क्योंकि उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनका फॉर्मेट अलग होता है, उनका पैटर्न अलग होता है काम करने का। वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको कॉलेज में ये बता दिया जाता है कि किस चीज से स्ट्रेंथ बढ़ती है, किससे कम होती है, क्या गलत है कंस्ट्रक्शन होने में, क्या सही है। तो कंस्ट्रक्शन को अगर सही तरीके से लय में लेके चलना है और पैटर्न के साथ लेके चलना है तो कोशिश ये करिए, सिविल इंजीनियर और ठेकेदार भी है अगर आपका, तो उसके साथ में एक सिविल इंजीनियर खड़ा कर दो। कम से कम आपका स्ट्रक्चर और इन सारी चीजों पे आपका बना रहेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ गलत हो रहा है वास्तव में और किस चीज पे आपको फोकस करना है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सिविल इंजीनियर से अगर आप काम कराते हैं तो 2-3 फायदे तो आपको ऐसे ही हो जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी कॉस्ट को ऑटोमेटिक कम होने लगेगी। लेबर आपका ज्यादा टाइम तक बैठेगा नहीं या ये टाइम वेस्टिंग नहीं करेगा, वो आपको वो मैनेज कर देगा काम। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तो बोला जाता हूँ। कॉस्ट आपका डिजाइन, जैसे आप कोई एलिवेशन बनाते हैं तो एलिवेशन में मैंने जैसे बताया, अगर डिब्बे जैसा घर है उसमें ज्यादा पैसा लगेगा, जबकि अगर आप कोई डिजाइनर एलिवेशन बनाते हैं जो सबसे हटके है, सबसे अलग है, हो सकता है कि वो सिमिलर पैसा लग जाए। अगर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत सारी उसमें टेक्निक लगी है, आर्किटेक्चरल फिजिक्स को बहुत ज्यादा यूज किया गया है, कई एंगल्स दिए गए हैं, कई कोणों पे आधारित करके उसको बनाया गया है, तो हो सकता है कि समान पैसा लग जाए, जितना आप उसमें लगाने वाले थे उतना उसमें लग जाए, लेकिन आपका अच्छा बन जाएगा। और अगर डिजाइनर एलिवेशन बनाते हैं, हल्का और खूबसूरत सा बनाते हैं जिसमें कम से कम आरसीसी का काम हो, ठीक है, उसमें आपको खूबसूरती भी मिल जाएगी, यूनिक एलिवेशन भी मिल जाएगा
और आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। ये काम आर्किटेक्ट का है, लेकिन वो कभी आपको नहीं बताता है। तो मतलब ही नहीं, आपको कॉपी पेस्ट करना है। आप बोलोगे 30x40 का नक्शा है, वो अपने कंप्यूटर में डालता है, उसके पास 20 बने हुए हैं, थोड़ा बहुत एडिट करके आपके हिसाब से वो बना के दे देता है। तो कॉस्ट कहाँ से कम होगी? मैंने आपको बताया कि उनका नियम है हर कोने पे कॉलम रखना, हर दीवार पे डालना, कभी कम नहीं हो सकती। आप जब तक नहीं दिमाग से सोच के काम करेंगे तब तक नहीं। अंधविश्वास ना करिए, ठीक है? और वो अरे यार टॉपिक ही ऐसा है कि नाराज होने वाला है। ये आर्किटेक्ट लोग बताओ कितना नुकसान कस्टमर का करा देते हैं, ये लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, बेईमानी ही नहीं करते।